नमस्कार। पहली क्लास है अपनी आज और अपनी सब्जेक्ट जो रहेगी वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सिलेबस आपने देख रखा होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर केवल जनरल साइंस लिखी हुई है, जनरल साइंस के टॉपिक्स नहीं लिखे हुए हैं। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जनरल साइंस के अंदर क्या क्या आता है। अब पहले तो मुझे ये बता दो, शुरू करूं या पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक। बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, जनरल साइंस दो चीजें हैं, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना, एक होती है साइंस और एक होती है जनरल साइंस। ठीक है, कंफ्यूजन हमेशा ये बना रहता है। साइंस का मतलब तो है अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। कहने का मतलब, मान लो आप किसी ग्रेड से एग्जाम दे रहे हो तो पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कंप्लीट। जनरल साइंस का मतलब होता है अप टू 10th लेवल, 10वीं क्लास तक का बेसिक, बिल्कुल सामान्य स्तर का अध्ययन, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स कवर होती हैं। एक सब्जेक्ट अपनी आती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरी सब्जेक्ट आती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और थर्ड नंबर पे जो कवर होती है, अब ये सीक्वेंस आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि सर बायोलॉजी या फिजिक्स, तो कैसे भी ले सकते हो आप। थर्ड रहेगी अपनी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। सबसे पहले तो ये कि 3 बातों का समागम है द सिलेबस ऑफ जनरल साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शॉर्ट में हम बोल देते हैं। लिखने की आवश्यकता एसेंशियल मुझे तो लगता नहीं है कुछ है ऐसा, बाकी लिखना चाहो तो आप लिखते रहना। 3 सब्जेक्ट्स है, जहां कोई डाउट हो वो पूछ लेना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बहुत से को नहीं पता होता, जो बिल्कुल बेसिक ग्राउंड पे होते हैं, या सर हमने तो जीवन में कभी एग्जाम ही नहीं दिया, या फर्स्ट टाइम ही कोचिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो वॉट जो भी है, तो मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज एकदम निश्चिंत बैठे रहो, कूल। कोई भी दिमाग में बात आए तो आप पुटअप कर सकते हो अपना क्वेश्चन। अब बात करते हैं इन तीनों के अंदर कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में मैं आपको टॉपिक लिख देता हूं। देखो, वैसे तो 3 कैटेगरी में बायोलॉजी जाती है। एक जाती है अपनी ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर के बारे में, एक जाती है जंतु विज्ञान, जूलॉजी के बारे में, और एक जाती है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के बारे में। लेकिन अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ज्यादा, वो रहता है ह्यूमन बॉडी से। किससे रहता है? अपना HB का मतलब ह्यूमन बॉडी, समझ लेना। अब कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर होते हैं, देखो। पहला टॉपिक तो क्या आ गया अपना, ब्लड, रुधिर। पहले एक बार मैं टॉपिक लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। सेकंड टॉपिक क्या बन गया अपना, हार्ट, हृदय। थर्ड हो गया अपना कंकाल, स्केलेटल। फोर्थ हो गया अपना श्वसन। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये आप किसी भी सीक्वेंस से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। श्वसन, रेस्पिरेशन, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स हैं और सबका अपना अपना इंडिविजुअल वाइटल फंक्शन होता है। फिफ्थ, जैसे बात करें हम किसकी, पाचन, डाइजेस्टिव की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर मैंने लिखा उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर जैसे मैंने लिखा तंत्रिका। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में, एक बार टॉपिक लिख देता हूं। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ग्रंथियां, ग्लैंड्स की बात चलेगी, जनन, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, कोशिका, सेल से संबंधित ज्ञान लेना जरूरी रहेगा, ऊतक, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने होंगे, आंखें, आईज के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होगा, बेसिक। और पूरी बायोलॉजी एक तरफ, 2 टॉपिक एक तरफ। कौन कौन से 2 टॉपिक हैं वो? एक तो आ गया अपना पोषण, न्यूट्रिएंट्स,
और एक आ गया अपना मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। आज केवल हम ब्रीफ लेंगे कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म। बस जो टीचर ने बताया वो पढ़ लेते हैं, पर यही नहीं पता होता कि टॉपिक क्या होते हैं। बायोलॉजी के अंदर बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पूरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। रुधिर, ब्लड, हार्ट, स्केलेटल, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स, रिप्रोडक्शन, सेल्स, टिश्यू, आइज, न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, एक पोषण और एक रोग। ये पूरी बायोलॉजी के टॉपिक्स एक तरफ और ये दो टॉपिक अकेले एक तरफ। दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, किसी भी प्रकार का आपके, ये तो चलो पहली बार ही आया है, इससे लेना देना नहीं है। जहां भी जनरल साइंस किसी भी पोस्ट, किसी भी लेवल, किसी भी स्तर की बात कर लो, दो क्वेश्चंस, एक पोषण न्यूट्रिएंट से आता ही आता है और एक क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज, मानव रोग से आता ही आता है। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो पटवार का उठा लो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एसआई का ले लो, चाहे रीड 1 लेवल 2 लेवल ले लो, चाहे पटवार का हुआ, जिसका भी हुआ, सबके अंदर इन दो टॉपिक से क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ने, मेरा कहने का मतलब है ये तो पढ़ने ही है डेफिनेटली, बाकी पूरा पोर्शन एक तरफ और ये एक तरफ। अब इनमें बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे बात करें रुधिर की, ब्लड की, तो ब्लड में हमको क्या क्या बातें पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, बहता है, पानी है, प्लाज्मा है, फ्लूइड है। नहीं, मैं बता रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। प्लांट और एनिमल किंगडम की या अपन बॉटनी जूलॉजी की बात करते हैं तो जनरल साइंस में उसका बेसिक स्तर बहुत डाउन चला जाता है। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा, लेकिन मैंने केवल अभी ह्यूमन बॉडी की बात करी है ना। उससे भी आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। मान लो 5 सवाल बायो से आते हैं तो कोई एक आध क्वेश्चन उनसे आएगा, बेसिकली इससे आएगा, बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आप समझो। ठीक है, बातें उनके बारे में भी करनी होंगी, ठीक है ना। बात करें ब्लड की तो यहाँ ब्लड से रिलेटेड बातें पूछेगा। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। जैसे सिंपल सा एसआई में क्वेश्चन आ गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन टाइम जो है आरबीसी का कितना होता है, 90 to 120 रेशियो जाता है। जब भी एक ही आंकड़ा टिक करना हो हमेशा मैक्सिमम आंकड़ा बनता है और मैक्सिमम कितना होता है, 120 डेज। तो इन कार्पल्स का, इन कणिकाओं का, इन कोशिकाओं का, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, इनका जीवन काल, इनकी संख्या, इनका काम, कहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, किसकी बड़ी किसकी छोटी, कौन से टाइप्स की होती हैं, ये सारी बातें इन कार्पल्स के बारे में जानना जरूरी होगा। ब्लड यहीं पर खत्म नहीं होता, साथ में सेकंड जो चैप्टर ब्लड में आता है वो आता है, अपन बोलते हैं ना भाई, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, किसी का ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ए बी ओ क्या होगा, इन सब का प्लस और माइनस क्या होगा, किसका खून किससे लिया जा सकता है, किसका खून किसको दिया जा सकता है। डोनेट और सेप्ट की बात कर रहा है। जैसे आता ना सर्वग्राही और सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा हूं, दाता ओ। अब ओ में 2 होते हैं, प्लस या माइनस, वैसे वो माइनस होता है, प्लस क्यों नहीं होता वो अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा, ए बी पॉजिटिव होता है, उसमें माइनस नहीं होता। उसका रीजन जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट होता है। वो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, किसकी क्या है, वो सब अंदर की बातें हैं, पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ना क्या है, क्लियर है ना। तो ये ब्लड से रिलेटेड बातें यहां पर की जाएगी, प्लाज्मा हो चाहे कार्पल्स हो चाहे वो रक्त समूह की बातें हो। रक्ताधान का मतलब हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, किसी का खून लेना या किसी को खून देना, वो सारी बातें ब्लड के अंदर की जाएगी। सेकंड चैप्टर क्या लिखा हुआ है, हार्ट, हृदय। यहां पर हार्ट से रिलेटेड बात करेंगे, हृदय का काम क्या होता है, ब्लड पंप करना, ब्लड सर्कुलेट करना। तो यहां पर कहने का मतलब हार्ट, हृदय की धड़कनें, मतलब कि हार्ट बीट कितनी होती है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो देखा होगा गले में डॉक्टर टांग के घूमता रहता है, क्या बोलते हैं उसे, स्टेथोस्कोप। और बीपी अगर चेक करना हो तो पट्टा सा बांध देता है, उसको क्या कहते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्पाइग्नोमेनोमीटर, वॉट एवर यू वांट टू से, वो तो एक प्रोनाउंसिएशन है, स्फिग्नोमेनोमीटर है ना। वो पट्टा सा नहीं बनता, प्रेशर करता है, मरकरी ऊपर नीचे कॉलम के अंदर जाती है। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। ब्लड कहां से कौन लेकर आएगा, शरा, धमनी, वीन्स, आर्टरीज क्या होती हैं, किस में प्योर होगा किस में इम्प्योर होगा,
ऐसी सारी बातें, मतलब यहां पर अब गलती अपन से क्या होती है, अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, अपन और डॉक्टरी वाली फीलिंग आ जाती है, अपन पूरा हार्ट पढ़ डालते हैं, हार्ट की वॉल्स क्या होती है, मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, पूरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बेसिक बातें पढ़नी है। जो मैं बोल रहा था, जैसा आया था ना हार्ट, एक क्वेश्चन ये भी आया था सिंपल सा कि मानव हृदय की धड़कनें कितनी होती हैं, हार्ट जो रेट है अपनी, हार्ट बीट की रेट कितनी होती है, तो 70 से 72 जाती है, 70 से 72। नॉर्मली जब एक ही बात करनी हो तो हमेशा मैक्सिमम लेवल का आंसर बनता है 72। किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। बीपी कितना जाता है, 120 से 80। किससे नापते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से। हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे, आलिंद, एट्रियम या जो निलय वेंट्रिकल्स होते हैं, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। शिरा, धमनी जिनको इंग्लिश में आर्टरी या वीन्स कहते हैं, वो कहाँ से रक्त लाएगी, ब्लड को लेकर आएगी, कहाँ लेकर जाएगी, शुद्ध क्या होगा अशुद्ध क्या होगा, ऐसी सारी बातें हमको हार्ट के अंदर पढ़नी होगी। ये चीजें क्लियर है। फिर क्या लिखा हुआ है, स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल, मतलब कुल मिला के हड्डियां। 10 सवाल फिक्स है, 10 सवाल रट लिए तो हड्डियों से कभी गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट, फीमर, कहाँ मिलती है फीमर, थाई में, जांग में। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, स्टेपिस, कहाँ मिलती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट केस, वयस्क अवस्था में कुल हड्डियां 206। नवजात में बता दो, न्यू बेबी बॉर्न में। देख लो क्या आंसर बनेगा। नवजात में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वेरी गुड। कहीं 270 लिखा पाओगे, कहीं 280, कहीं 306, कहीं 300, 4 आंकड़े मिलते हैं। हमेशा करेक्ट आंसर होता है 300, जो आपने बताया 300 हड्डियां। तो कहने का मतलब यहां पर हाथ में कुल कितनी हड्डियां होंगी, छाती में, सीने में जिनको अपन रिब्स बोलते हैं, पसलियां कितनी होती हैं, शोल्डर बोन्स क्या होती हैं, लेग बोन्स क्या होती हैं, खोपड़ी जो स्कल होता है, स्कल के अंदर कुल कितनी हड्डियां होंगी। सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं, ब्यूटी बोन तो इंग्लिश नाम हो गया, नाम क्या है, मेडिकली नेम क्या है उसका, सुंदरता की हड्डी या ब्यूटी बोन। क्या हड्डियों में सुंदरता होती है, उसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ऐसा लगेगा जैसे शर्ट की कॉलर हो, ये वाली, उसको कहते हैं स्टर्नम। कभी नाम सुना हो तो स्टर्नम कहते हैं क्या, स्टर्नम कहते हैं जहां पसलियां जुड़ती हैं। छाती की हड्डी का अंग्रेजी नाम पूछ लेता है, चेस्ट बोन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टर्नम। इसको कहते हैं क्लेविकल, या हिंदी में कहते हैं जत्रुक। तो कुछ नाम हिंदी के फेमस रहते हैं, कुछ नाम इंग्लिश के भी फेमस रहते हैं। अब जत्रुक नाम कोई नहीं जानता, स्टर्नम छाती की हड्डी कोई नहीं कहता, स्टर्नम ही कहते हैं। फीमर, कभी फीमर का हिंदी में नाम सुना है, फीमर को क्या कहते हैं, जांग की हड्डी का संस्कृत वर्ड का नाम एक उर्विका। तो जो हिंदी वाले हैं उनको कुछ, उर्मिला नहीं, उर्मिला जरूर याद आएगी तुम्हें, उर्विका। तो कहने का मतलब कुछ हिंदी नाम भी आपको बेसिक लेवल पर याद रखने होंगे, और इंग्लिश नाम तो है ही। तो कहने का मतलब क्या रहा है, यहां पर हड्डियों से संबंधित बातें की जाएंगी। फिर क्या आ गया अपना, श्वसन, रेस्पिरेशन। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं इन द रेस्पिरेशन, इनटेक कौन सी गैस होगी। और पेड़ पौधे प्लांट्स की बात करें तो कौन, यहीं पर आकर मामला गड़बड़ हो जाता है। याद रखना, प्रकृति का एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे अगर वो प्राणी कहलाने लायक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जीव है तो मतलब शोषण करेगा, और अगर शोषण करता है तो प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का हर एक जीव ऑक्सीजन ही इनटेक करेगा। फिर आप क्यों याद रखते हैं CO2, वो CO2 की कहानी शोषण नहीं होती है, वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अभी पटवार में आया था ना, कौन सा टाइम है जो ना तो वो शोषण करते हैं रेस्पिरेशन, ना ही फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। ट्विलाइट का मतलब सांझ, जो ढला सूरज होता है उस समय वो आराम फरमाते हैं, ना वो शोषण करते हैं। और एक सवाल अपने गांव का उसमें फेमस है कि रात को पेड़ों के नीचे क्यों, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं मिलेगी, क्लोरोफिल काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो सीधे रेस्पिरेशन करेंगे। और अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो वो ऑक्सीजन ही इनटेक करेंगे, CO2 नहीं करेंगे, इसलिए नहीं सोना चाहिए अपने लिए। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डाउन, अंडर द ट्रीज, प्लांट्स। कहने का मतलब, और मेन ऑर्गन कौन है बॉडी का, और ये तो 2 साल से चल रहा है, कोरोना कोविड में है क्या, फेफड़े, लंग्स, फुफ्फुस जिन्हें कहते हैं। तो लंग्स, फेफड़े, प्रमुख अंग ऑर्गन लंग्स। अब लंग्स के बारे में थोड़ा जानना होगा, कितने लॉब्स होते हैं, अल्वियोलाई, वायुकोश नाम की चीजें होती हैं। अभी जैसे अभी कोविड में चला था HRCTC कराओ, HRCTC हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराओ, तो
किसी की, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा रिलेटिव्स में हुआ हो, तो पॉइंट्स चले थे कि HRCT में आउट ऑफ 24 कितने पॉइंट्स आए, 10, 8, 12, 14, 16। तो ये परसेंटेज थे, खांच कर दिए फेफड़े के कि जैसे हिस्से में बांट दिया, जैसे ये मान लो लंग्स है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। तो कितने पॉइंट, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसका मतलब उतना ही परसेंटेज लंग्स के जो अल्वियोलाई हैं अंदर वायु कोष, वो इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए, वहां पर ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो है ही नहीं, वो ले ही नहीं पाएगा। अब अंगूर है, अंगूर के गुच्छे ही तो है वो, और क्या है। अब अंगूर सड़ गया तो खा पाओगे क्या? सेम कहानी है, वो वायु कोष भी एक अंगूर की स्ट्रक्चर है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो सड़ गया तो वहां ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, दैट्स ऑल। तो फेफड़े, तो कहने का मतलब यहाँ पर लंग्स के बारे में, श्वसन के बारे में, कौन सी गैस। अच्छा, आपने कहा कि हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं? हाईएस्ट कौन है? तो क्या नाक में फिल्टर लगा हुआ है जो ऑक्सीजन लेगा, नाइट्रोजन को निकाल देगा? तो फिर क्यों बोला कि ऑक्सीजन ही लेते हैं? कंप्लीट, इट्स अ मिक्सचर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप गैसेस। तो वो तो सारी गैसेस की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है पूरी जाती है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी बोला कि ऑक्सीजन ले। वाई? लंग्स नहीं, नाइट्रोजन जाएगी वापस बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऑक्सीजन जाएगी 4 to 5% बॉडी रखेगी, बाकी बाहर निकालेगी। तो शरीर पर उधारी किसकी रह गई? कर्ज किसका हो गया? ऑक्सीजन का, इसलिए बोलते हैं। तो ऐसी सारी बातें रेस्पिरेशन में करनी होगी। अच्छा, ये हट गया क्या सारा? पाचन, पाचन से मतलब क्या समझते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम, पचाना, भोजन का पाचन। हाईएस्ट कहां होता है? सर्वाधिक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहां मिलता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्टोमक, पेट, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, या गाल ब्लैडर, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर, सर बढ़िया सा नाम, टकाट सा लग रहा, गॉल ब्लैडर, इसको बोल दो। नहीं, गैस्ट्रिक जूस मिलता है अपने पेट में, आमाशय में, स्टोमक के अंदर मिलता है। तो जठर रस का काम क्या होगा? कहां मिलेगा? बाइल जूस, पित्त रस का काम क्या होगा? कहां मिलेगा? अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होगा? कहां मिलेगा? और पाचन का मतलब होता है एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम कहां काम करेगा? किसका कन्वर्जन करेगा? लार, इन द सलाइवा कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन या एमाइलेज। क्या करेगा? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम? टाइलिन का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाना। जो भी हम खाते हैं ना, करेक्ट, वो स्टार्च की फॉर्म होती है, और बॉडी हमारी स्टार्च को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा माल्टोज में। स्टार्च इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट, एक जैसे लड्डू हो गया मोटा वाला, अब उसको चूरा बनाना पड़ेगा, पाउडर, लाइक माल्टोज, दोनों ही फ्रक्टोज की फॉर्म हो गई। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहां जितने भी पार्ट्स होते हैं, टीथ के बारे में, दांतों के बारे में पूछेगा, कितने टाइप्स के दांत होते हैं अपनी बॉडी में, मुंह में? 4। कौन कौन से? ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सवाल कैसा आता है कि जीवन में ऐसा कौन सा दांत है जो 2 बार आते हैं, 2 times डेवलप्ड? कितने है ऐसे दांतों की संख्या? कितने? 20, 20 दांत, 4 नहीं, 20 दांत। अब वो पढ़ेंगे आगे। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन के अंतर्गत, यहीं से, जहां से खाना शुरू होगा और जहां से आउट गोइंग होगी, वो पूरा पोर्शन के बारे में पढ़ना होगा। मुंह, सबसे पहले माउथ आ गया, लार, सलाइवा और टीथ, 2 के बारे में पूछेगा, फिर ग्रसनी, लैरिंग्स, फिर एसोफेगस आ गया अपना, ग्रास नली, फिर स्टमक, पेट आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी बातें। तो इसमें पूरा इन सारे ऑर्गन्स को मिला के बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। तो उस एलिमेंट्री कैनल को पूरा पाचन तंत्र बोलते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? जितने भी नाम मैंने बोले, छोटी आंत। नाम है छोटा, काम है बड़ा। स्प्रिंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट रहती है, वो सिकुड़ी रहती है, उसको खोलने बैठोगे तो 6 से 8 मीटर लंबी चली जाती है, 6 to 8, और 8 से 10 मीटर तो टोटल होती है वो पूरी, यहां से लेके नीचे तक। और उसमें 6 से 8 मीटर अकेली कौन है? छोटी। पर आकार के नाम पर उसका नाम छोटा पड़ा, क्योंकि वो सिकुड़ी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहती है, सस्पेंशन फॉर्म में रहती है। क्लियर? पाचन। और फिर बात आती है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्जन का मतलब विच ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नो वे। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन है? किडनी। एनस तो पाचन का ही पार्ट हो जाता है, एनस लास्ट
जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका लास्ट पार्ट ही एनस होता है। किडनी कितनी है किडनी शरीर में? 2। एक दे दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा तो बहुत कुछ, लेकिन सामान्य जीवन चलेगा। यहां पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किडनी, और किडनी किसका प्रोडक्शन करेगी? किडनी से क्या बनता है शरीर में? किडनी से क्या बनता है शरीर में? किडनी क्या बनाती है? यूरिया का। वाह, मतलब बड़ा टिपिकल सा आंसर दिया है। जीवन में क्या क्या करते हो तुम पूरे दिन में? अरे इतना यूरिन, सिंपल सा सवाल था। टॉयलेट, मूत्र, यूरिन, पेशाब। किसर दिन भर पेशाब करते हैं। कहने का मतलब किडनी ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, रक्त को छानती है, उसको परानिस्यंदन कहते हैं। तो रक्त छानकर जितने भी नाइट्रोजनी वेस्टेज जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उनका कन्वर्जन होगा मूत्र में, और मूत्र शरीर से बाहर आएगा। कहने का मतलब यहां कुछ नहीं आता सिवाय ले दे के क्वेश्चन रिलेटेड टू यूरिन। मूत्र से संबंधित सवाल आते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है? 5 से 6 लीटर। भैया डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो। इसे कहते हैं डायूरिया, मूत्र लता रोग हो जाना, मूत्र की लत लग जाना। मैक्सिमम लेवल जाता है 1.5 से 2 लीटर, 1.5 to 2 लीटर। तो यहां पर क्वेश्चन रिलेटेड टू यूरिन कि जैसे एक क्वेश्चन ये था अपना प्रतिदिन मूत्र का त्याग, मूत्र का पीएच कितना होगा, मूत्र की प्रकृति नेचर मतलब एसिडिक अम्लीय होगा, क्षारीय एल्कलाइन होगा या न्यूट्रल होगा, ऐसा पीएच मान पूछेगा। या मूत्र में दुर्गंध जो आती है वो किसके कारण आती है? स्मेल इन द यूरिन किसके कारण? यूरिया के कारण नहीं आती है, अमोनिया के कारण आती है। यूरिया अपने टॉयलेट के अंदर मेन नाइट्रोजनियस वेस्टेज मटेरियल होता है, इसलिए अपनी जो कैटेगरी है मनुष्य की वो यूरियोटैलिक होती है कि अपने मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा? पानी। लेकिन सर्वाधिक अपशिष्ट कौन होगा जो बेकार है? टॉक्सिक सब्सटेंस कौन होगा? तो यूरिया आंसर बनता है ना। तो ऐसी सारी बातें। रंग कलर जो होता है वो किसके कारण आता है? मूत्र का, पेशाब का, यूरोक्रोम पिगमेंट वर्णक के कारण। तो कहने का मतलब यहां किडनी और टॉयलेट से संबंधित बात है, यूरिन से संबंधित बात है। तंत्र का मतलब सीधे सीधे क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च, प्रोसेन, मीसेन और रोम्बिन। हाइपोथैलेमस किस पार्ट में आता है? पश्च में, मध्य में या अग्र में? हाइपोथैलेमस अग्र का हिस्सा होता है। अग्र का पिछला कहलाता है डाइएन्सेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क पश्च। कहने का मतलब कुल मिला के यहां ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने होंगे। हर एक ब्रेन के पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, वो पढ़ना होता है। इसी के साथ मुझे बता दो ब्रेन का वेट, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 करेक्ट आंसर। वैसे 1200 से लेके 1400, ये ह्यूमन की बता रहा हूं, 1200 to 1400 इसकी रेंज हो जाती है। और जब भी एक आंकड़ा पूछे तो ब्रेक कर दिया करो ऐसे रेंज के अंदर। तो नॉर्मली 1350 इसका आंसर बनता है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन रेंज 1200 से 1400, 1400 से ऊपर नहीं मिलता, 1200 से कम नहीं मिलता। कहने का मतलब यहाँ ब्रेन नर्व्स के बारे में पूछ लेगा कि जैसे 2 टाइप्स की नर्व्स निकलती हैं अपनी बॉडी में, एक स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, एक अपना जिसको अपन क्रेनियल बोलते हैं, मस्तिष्क का जो आवरण है कपाट, उसको क्रेनियल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्रेनियल से कितनी तंत्रिका निकलती हैं और मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती हैं? ये क्वेश्चन भी रिसेंटली इन 4 में से किसी एक एग्जाम में पूछा था। सवाल कैसा था? मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी नर्व्स इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? कितनी होती है? पेयर में चलती है 31, 31 जोड़ी इसका आंसर था। तो यहां पर तंत्रिका, कुछ मेरुदंड की बातें और कुछ अपने मस्तिष्क से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र हो गया। ग्रंथियां, ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि कहां मिलती है? पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड सिचुएटेड इन द बॉडी एट विच ऑर्गन? मस्तिष्क में। सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि, ग्लैंड्स का मतलब है हार्मोन, ऐसे भाग शरीर के जो किस पदार्थ का सेक्रेशन मतलब श्रावण करते हैं? हार्मोन।
पाचन का मतलब एंजाइम हो गया, ग्रंथि का मतलब हार्मोन हो गया। बोलते ना कि यार बॉडी की ये तो हार्मोन पे डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन है। ये सब क्या है, हार्मोन। एलएच, एफएसएच, ये सब क्या है, हार्मोन। थायरोक्सिन क्या है, हार्मोन। इंसुलिन नाम तो सुना होगा, अगर कुछ भी नहीं सुना होगा तो। आता है ना कि डायबिटीज इंसिपिड्स या मेलिटस हो गया, मधुमेह, मीठा जिनको ज़्यादा होती है वो रोज खाने से पहले क्या लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? किस ग्रंथि से इंसुलिन का श्रावण होता है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है? बोलो बोलो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोला करो, गलत ही तो होगा। कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ? पैराथायराइड, लीवर। और अभी एक नाम आया था वो बोल नहीं रहे, पहले सही आंसर दिया था, पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय के अंदर सुना होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, बीटा से निकलता। कहने का मतलब यहां पर सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित मिक्सचर, जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की तरह, मतलब एंजाइम भी देगी। अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी देती है। अग्नाशय रस, पाचन में बोला था ना, पेनक्रियाटिक जूस, एंजाइम भी देगी और हार्मोन भी देगी, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन, ऐसे हार्मोन भी देती है। ऐसी ग्लैंड्स कहलाती है मिक्सचर, मिश्रित, दोनों तरीके के काम, टू टाइप्स फंक्शन क्रिएट करे। तो यहां पर ग्लैंड्स, ग्रंथियों से उनके नाम और उनके हार्मोन कौन कौन सी, पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। एड्रिनल, करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं? डू एंड डाई हार्मोन, लाइफ सेवर हार्मोन, इमरजेंसी, जीवन रक्षक, आपातकालीन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। कहां से आता है? एड्रीनल, अधिवृक्क ग्रंथि से आता है ना। और अग्नाशय और यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि बॉडी में लीवर, यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन। दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन रहता है हमेशा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी और सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी मतलब पूरी बॉडी में सबसे बड़ी यकृत, लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन। तब क्या आंसर बनेगा? एनी आइडिया? थायराइड। ये थायराइड आजकल हर तीसरे चौथे को परेशानी है, थायराइड हो गया। थायरोनॉर्म खाते पड़ते हैं, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg। ये वही थायराइड है। कहने का मतलब ग्रंथियां, और इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन। सब समझदार हो। अपने केस में, ह्यूमन के केस में, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर और मादा, मेल एंड फीमेल। नर का मतलब मेल का मेन ऑर्गेन कौन रहेगा रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन के लिए? शुक्राणु तो सब्सटेंस हो गया, वो शुक्राणु स्पर्म बनता कहां है? टेस्टिस में, वृषण के अंदर। और फीमेल में क्या होगी गिमेटी? मेन सब्सटेंस, ओवेम, ओव्यूल, अंडा, एग। वो कहां बनेगा? इन द ओवेरी, अंडाशय। तो वहां पर आपको अंडाशय से रिलेटेड बातें, और मेल के केस में वृषण से रिलेटेड बातें, कि सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस क्या होते हैं। कहने का मतलब शुक्राशय क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी क्या होती है, कितने शुक्राणु होते हैं, ऐसी सारी बातें यहां पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल रिसेंटली पूछा था कि देखो, अंडा फीमेल का और शुक्राणु मेल का, ये दोनों मिलते हैं तब बच्चा बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। ये कहां होती है? ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, नन ऑफ अबव। फैलोपियन ट्यूब बोलो, चाहे डिंबवाहिनी बोलो, चाहे अंडवाहिनी बोलो, एक ही बात है। करेक्ट आंसर ये बनता है। उसका भी एक एम्प्यूला वाला भाग होता है, पार्ट, उसके अंदर निषेचन वहां होता है। फिर जो एम्ब्रायो बनेगा, फिटेलिस, भ्रूण जिसे कहते हैं, वो यूट्रस में बनता है। प्लेसेंटा जो जुड़ती है अपरा, जिससे पोषण, न्यूट्रिशंस मिलेंगे उस बच्चे को, मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है गर्भाशय में, वो सब कहानी गर्भाशय, यूट्रस में होती है। लेकिन निषेचन, और यही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होता है, और अंडाशय, ओवेरी या यूट्रस ज्यादातर आंसर टिक कर देते हैं, जबकि ये कहानी गढ़ी जाती है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ऐसी सारी बातें जनन से संबंधित। फिर आ गया अपना कोशिका, आप जानते ही हो, बॉडी की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कौन है? ये पूरी इतनी लंबी चौड़ी काया काहे से बनी है?
सेल से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। सवाल आता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन कहां बनता है, कोशिका के किस भाग में बनता है, राइबोसोम में बनता है। कोशिका की मां किसे कहते हैं, मदर ऑफ सेल, कोशिका की मम्मी, जो लालन पालन करेगी कोशिका के अन्य भागों का। नहीं सुना। 3 सवाल ज्यादा फेमस हैं, जिनमें से 2 मैंने पूछ लिए थे, एक प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, एक आत्महत्या सुसाइड बैग, या उसको आप परमाणु बम भी बोल देते हैं, उसका एटम बम। एक क्वेश्चन और है, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, विद्युत ग्रह, पावर हाउस, एनर्जी सेंटर, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे सवाल ही कोशिका में ज्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी अपन को कोशिका की खोज किसने करी थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेकिन वो डेड सेल थी, मरी हुई थी। लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया था, लिवेनहॉक। लिवेनहॉक। कहने का मतलब कोशिका और कोशिका के भाग और उनके काम, इनसे संबंधित बातें करेंगे कोशिका में। और कोशिका का ही अगला पार्ट होता है क्या, टिश्यूज, ऊतक। ऊतक का मतलब क्या होता है, एक जगह खूब सारी कोशिका इकट्ठी हो गई, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टिश्यू, ऊतक। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब शरीर में अलग अलग जगह, कहीं एपिथेलियम है, कहीं कोल्यूमिनर है, स्तंभाकार, घनाकार आता है ना, पक्षमाभी, उपकला ऊतक। हृदय के अंदर कौन सी ऊतक मिलती है, ये भी सवाल रिसेंटली आया था। इन द हार्ट संयोजी ऊतक नहीं, संयोजी तो जोड़ने वाली होती है, जैसे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली कंडरा या टेंडन होती है। बोन टू बोन, हड्डी को जोड़ने वाली स्नायु, अस्थिपदान या लिगामेंट कहते हैं उसे, वो होती है कनेक्टिव टिश्यू। हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर कौन सी मिलती है, उनको कहते हैं नॉन वॉलंटरी, अनैच्छिक। शरीर के अंदर कई कई जगह ऐसी है जहां आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, हार्ट रेट को, हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। वहां पर अनैच्छिक, नॉन वॉलंटरी नब्ज होती हैं, वो टिश्यूज की फॉर्म होती है। ऊतकों से संबंधित सवाल बनते हैं। फिर ये आंखें, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब इमेज बनती है, मैं आपको दिख रहा हूं तो मेरी इमेज की छाप आंख के किस भाग पे बन रही है, रेटिना पर बन रही है। आंख के अंदर लाइट एंट्री किस पार्ट से करता है, कॉर्निया से करता है। बहुत बढ़िया। आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी, ये कौन कंट्रोल रेगुलेट कर, कहीं तो फंसाऊं तुम्हें। आंख के अंदर लाइट का पोर्शन कौन कंट्रोल करेगा, सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को चेंज करती है, लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सकती है। परितारिका, आइरिस, एक्चुअल में आइरिस नहीं करती है, पुपिल करता है, पुतली जिसे कहते हैं। परितारिका के अंदर एक छेद होता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जैसे मान लो आप बिल्कुल अंधेरे में हो, अचानक से कोई लाइट जला दे तो अपनी आंखें मिचमिचाने लगती हैं। और कम अंधेरे में अगर आपको देखना है तो आंखें आप क्या करते हो, फाड़ते हो। तो वो जो पुपिल होता है ना, वो छोटा और बड़ा होता है, वो करता है। कहने का मतलब यहां आंख के भागों से संबंधित बातें की जाएगी और आंखों से ही रिलेटेड एक टॉपिक फिजिक्स में चला जाता है। ये जो आप स्पेक्स यूज करते हैं, चश्मा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्यता। 4 types of the clear vision related questions are here. First one is the myopia, second one is hypermetropia, presbyopia and astigmatism, दृष्टि वैषम्यता। इन चारों के निवारण, सॉल्यूशन के लिए कौन सा लेंस, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू रिमूव द एरर ऑफ मायोपिया। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल मतलब कॉनकेव। और दूसरे वाले हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल। और जरा दृष्टि दोष का मतलब दोनों ही खराब, बुढ़ापे में नहीं हो जाती, जरा सी पास की खराब, जरा सी दूर की खराब, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, द्विफोकल, बाईफोकल, द्विफोकस ही है। और कभी कभी किसी को क्या है, परेशानियां तीनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन चीजें जैसे मान लो कोई स्ट्रेट खड़ी है तो ऐसा लगे गिर रही हो, और कोई लेटी हुई है तो ऐसा लगे खड़ी खड़ी सी। हॉरिजेंटल और वर्टिकली का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, एंगल का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, दैट्स कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता। और उसको रिमूव करने के लिए लेंस यूज होता है सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो ये सारी चीजें, हालांकि फिजिक्स में पढ़ाता हूं मैं जब, क्योंकि लेंस है। अब लेंस और मिरर क्या है, प्रकाश ऑप्टिक्स में चले जाते हैं, अब वो चीज क्लियर नहीं होती तो जरूरी है तो फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। हाँ, इसका बायोलॉजिकल पार्ट यहां पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या फंक्शन करता है, कॉर्निया है, वो सब। और मैंने क्या कहा था, पूरी बायोलॉजी एक तरफ और ये 2 टॉपिक एक तरफ।
पोषण और रोग। पोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। सबसे ज्यादा पूछे हुए सवाल विटामिन। ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, सारे विटामिनों के केमिकल नेम, रासायनिक नाम। डेफिशिएंसी डिजीज, उनसे होने वाले कमी से रोग, जैसा आता है ना रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ए स्कर्वी, नाविक सेलर डिजीज, नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सेलर, SAILOR, येलो इंग्लिश। यही कंफ्यूजन होता है। स्कर्वी को ही नाविक या सेलर के नाम से जाना जाता है। वो बताऊंगा क्यों, तब विटामिन पढ़ाऊंगा तब। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग, ड्राई डिजीज। अगर मैं रिकेट्स बोलता तो सब बोल देते। रिकेट्स को ही कहते हैं सूख जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना। इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, नपुंसकता, बांझपन, विटामिन। रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉट ना हो पाना। के कहने का मतलब इनके रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, और ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों से मिलता है? सोर फ्रूट्स, सी से। सुबह की धूप, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? देखो सनसाइन, सुबह की चमक, सूरज की चमक। कहने का मतलब विटामिन। प्रोटीन की कमी से होने वाले दो अभाव रोग, डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन से रोग होते हैं? सुना है नाम कभी? मेरस्मस, मरा सा बच्चा देखा होगा, कभी टीवी में दिखा देते हैं, NGO वाले ज्यादा ऐड करते हैं। कुपोषण, कुपोषण का मतलब मेरस्मस ही होता है। और कोई कोई ऐसा, हाँ अफ्रीका में कोई कोई ऐसा भी देखा होगा, पेट बिल्कुल पत्थर की तरह फूल गया, व्हाइट रेसेज या रेड लाल लाल से चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी पे, है ना, पेट पत्थर जैसा हो जाना, वो स्किन रिलेटेड है, उसको कहते हैं क्वाशियोरकोर। कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं सुना हो, पढ़ने के लिए तो बैठे और क्या के लिए बैठे, और बेसिकली बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। तो ये प्रोटीन में, और सबसे बड़ा चैप्टर रिसेंटली तो कोविड से रिलेटेड पूछे थे, क्यों 2 साल से खून पी रहा है हमारे, जीने ही नहीं दे रहा। तो कोविड से ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि कोविड से ही हमेशा आते रहे, परंपरागत ढर रहे हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग, जीवाणु बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड रोग, विषाणु वायरस प्रोड्यूस रोग, कवक फंगस प्रोड्यूस्ड रोग, कृमि हेलमेंथिस प्रोड्यूस रोग, हेरेडिटिकली जेनेटिकली आनुवांशिक रोग, और पॉल्यूटेंट प्रदूषक रोग। जैसे सवाल आता है किस धातु मतलब किस मेटल के एक्सेस अधिकता से मीनामाटा रोग होता है? मीनामाटा डिजीज। पारा। विल्सन रोग किसके कारण होता है? कहने का मतलब पारा से मीनामाटा होता है, कॉपर से विल्सन होता है, कैडमियम से इटाई होता है, ऐसे पूछेगा। आनुवांशिक रोगों में वो कैटेगरी चल जाती है, सिंड्रोम वर्ड सुना, RAS में आया था ना, डाउन सिंड्रोम पूछा था। 21 ट्राइसोमी किसे कहते हैं? 21 ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब 3, सोमी का मतलब क्रोमोसोम। ऐसा कौन सा है जो 21वें जोड़े में 3 क्रोमोसोम अगर आ जाएं तो वो आनुवंशिक रोग होता है, हेरिडिटिकल डिजीज, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। देखे होंगे आपने बहुत, कभी यदा कदा रोड पे छोटा सा कोई बच्चा होगा, हाथ को ऐसे बांधे रहता है, जीभ बाहर लटकी रहती है, लार टपकाता रहता है, मंद बुद्धि सा होता है, कद छोटा सिर बड़ा सा होता है, जिसको पागल बोल देते हैं अपन, मंद बुद्धि, डाउन सिंड्रोम। मैंगोलियन मूर्ख कहते हैं इनको, जो अफ्रीका की जो स्पीसीज है मैंगोलियन, उनमें ज्यादा मिलता है आनुवांशिकता के तौर पर। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैट काई सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया तो सुना होगा। क्या होता है हीमोफीलिया में? 2 ज्यादातर सुनते हैं अपन, हीमोफीलिया, शाही रोग, वो इंग्लैंड ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, अब याद आया, शाही रोग, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, उसमें चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। और एक जरूर सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कौन कौन से रंग नहीं दिखते उसमें? 12-50 हो गए हैं। लाल और हरे रंग में पहचान ना कर पाना। लोको पायलट वगैरह जब लगती है ना, रिटर्न क्लियर होती है, सबसे पहले इसी का टेस्ट होता है, क्योंकि ट्रेन वाले को करना क्या है, हरी है तो चलने दो, स्पीड बढ़ा दो, लाल है तो रोक दो, और करता क्या है वो, बस पटरी तो अपना आप चेंज होंगी। अब 2 ही रंग अगर नहीं दिखाई दें तो सबसे बड़ी विडंबना होती है ट्रैफिक सिग्नल पे। वो बेचारे औरों को, पड़ोसियों को देख के चलते हैं, पड़ोसी निकल रहा है तो वो भी निकलेगा, वो रुका हुआ है तो वो भी रुक जाएगा, है कि नहीं बात? कहने का मतलब यहाँ रोग, और मैंने बार बार बोलता हूँ, पूरी बायोलॉजी एक तरफ, ये 2 चैप्टर एक तरफ,
डेफिनेटली फिक्स कर लो, 2 क्वेश्चन तो तय हैं, एक रोक से एक पोर्शन से। रिसेंटली आप चारों पेपर उठा के देख सकते हो, चाहे एसआई का हो, चाहे रीट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, जितने भी हुए जो भी हुए, और इससे पहले की भी 2 चैप्टर से जरूर आता है। तो ये तो है अपनी बायोलॉजी की पोर्शन। यहां पर अब आप बात कर रहे थे एनिमल मतलब जंतु विज्ञान के बारे में, और एक पादप मतलब बॉटनी से संबंधित। देखो ऐसे तो अथा है, अथा अथा मतलब अनडिफाइंड, नो लिमिट क्रॉस, बेसिक चीजें यहां पर पूछ लेता है। छोटा फूल कौन होगा, बड़ा फूल कौन होगा, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन होगा, पक्षियों के बारे में बातें पूछ लेता है, सफेद खून किसमें होगा, नीला खून किसमें होगा, सर्वाधिक, जैसा अपन ने बोला कि अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 2 ही चैम्बर होते हैं? मेढक में 3 मछली, एम्फीबियन रेप्टिलियंस में 3 होते हैं, और जो मैमल्स हैं जिसमें वो घड़ियाल वगैरह भी आ जाते हैं, एक्चुअली 3.5 होते हैं, पर 4 मान लिया जाता है उनको। सर्वाधिक किसके अंदर होते हैं? 13, एक हृदय में 13 चैम्बर, 13 कक्ष, कैंचियों में 8, वॉर्म के अंदर, तिलचट्टा, कॉकरोच सर्वाधिक होते हैं उसमें। ऐसी बातें यहां पूछेगा तो वो बात तो ऑब्वियसली हमको करनी होंगी। शाखाएं पूछ लेता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, शाखाएं पूछ लेगा। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, है ना, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, उनके जनक फादर पूछेगा। तो वो सब तो हमें उनको आप भी इन सबको मैं ना एक टॉपिक ऐसे बता देता हूं, नोट्स टाइप में विविध मिसलेनियस, इसके अंदर वो सारी बातें मोस्टली आ जाती हैं। ठीक है, तो जोर किस पे देना होगा आपको? ह्यूमन बॉडी के केस में। लेकिन इसको भी नहीं भूलना, एक आध क्वेश्चन इनसे भी टपक जाता है किसी प्रकार का एग्जाम हो, तो बेसिक बातें इनकी भी आपको जाननी होंगी। ये साइंस खत्म नहीं हुई है, ये केवल बायोलॉजी का पोर्शन था। ठीक है, अब चलो 5 मिनट कुछ बातें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक से समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्वागत करेंगे आप सभी का। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। देखो, राशि व मात्रक, इंग्लिश लिखूं क्या अभी, समझ जाओगे? थोड़ा सा टाइम, अच्छा इंग्लिश, सारे अंग्रेज बैठे भाई। क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ओके, समझ गए क्या पढ़ना होगा इसमें? ज्यादातर इस पे जो फोकस होता है वो यूनिट्स का होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या है, दाब का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। होशियार तो हो तुम लोग, डर लगने लग गया मुझे। नौकरी नहीं, तो तुम क्या समझ रहे हो यहां आने से नौकरी लग जाएगी? ये भूल होती है। कोई भी कोचिंग आपकी नींव तैयार कर सकती है, बेस तैयार कर सकती है। ये जो गारंटी फारंटी फेंकते रहते हैं ना कि ये गारंटी 100% सिलेक्शन, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स बहुत हैं दुनिया में, जिसने कोचिंग नहीं करी वो भी आरएएस बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। कोचिंग आपकी नींव भर सकती है, अब मकान कितना सुंदर बनाना है वो आपके इस पे डिपेंड करता है, और अभी ये आपकी मेहनत को निर्धारित करेगा। यहां पैसे का मतलब आपकी मेहनत है, कितनी मेहनत करते हैं। राशि व मात्रक, और फिर चला गया अपना कौन, फोर्स, बल। अब इसमें है ना, ये चैप्टर है, अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे न्यूटन्स के लॉ आ गए, है ना, आता है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। सवाल क्या आता है कि न्यूटन के गति के किस नियम को संवेग का नियम कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं, सॉरी, मोमेंटम। एक होता है कंजर्वेशन, मोमेंटम वो थर्ड कहलाता है, ये कंफ्यूजन होता है। और केवल बोले मोमेंटम मतलब संवेग का नियम, लॉ ऑफ रूल ऑफ मोमेंटम, तो वो सेकंड होता है। और यही सवाल अभी आया था, पूछा था संवेग का, और बच्चे क्या है, संवेग मोमेंटम समझते ही तीसरा टिक कर देते हैं संवेग संरक्षण। नहीं, संवेग संरक्षण तब समझा गया जब एक्शन रिएक्शन के बारे में पता चला। संवेग संरक्षण का मतलब यही है कि किसी को थप्पड़ लगाओ तो सामने वाले को दर्द कितना होगा और तुम्हारे हाथ में दर्द कितना होगा, यही संवेग संरक्षण है। तो थर्ड है संवेग संरक्षण, थर्ड, संवेग सेकंड, केवल संवेग का नियम द्वितीय, सेकंड लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड। ये क्वेश्चन पूछा था, रीट, अब ऐसे याद नहीं रह पाता किस में आया, लेकिन हाँ अभी रिसेंटली आया था। तो यहां न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल,
मतलब गुरुत्वाकर्षण। चलो बताओ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अक्सर ये अब धारणा हो जाती है कि कोई चीज ऊपर फेंको तो कहां आके गिरेगी, तो क्या यही गुरुत्वाकर्षण है? क्या आपका पड़ोसी आप पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगा रहा? क्या मैं आपको खींचने का प्रयास नहीं कर रहा? क्या आप मुझे नहीं खींच पा रहे? नहीं खींच पा रहे, लेकिन खींच रहे हैं। ये मार्कर मुझे खींच रहा है, मैं इस मार्कर को खींच रहा हूं। दैट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने यही समझाया था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कितनी दूरी और कितना मास। पृथ्वी का मास है द्रव्यमान 10⁻²৪, 10⁻24 kg। एक के आगे 24 जीरो लगाओ और मुझे बताओ इकाई दहाई यूनिट डेसिमल कितने होते हैं। सब भूल जाओगे पर काउंट नहीं होगा। इतना द्रव्यमान तुम अपना कर लो, इससे ज्यादा तो तुम पृथ्वी को खींचोगे, और इतना संभव ही नहीं है। 200-400 पे फट जाएंगे अपन तो, हाँ है ना। तो ग्रेविटेशनल इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में हर दो पिंड, हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है। तो यहां गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू पृथ्वी के लिए कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चंद्रमा पर एट द मून 1/6 होती है, इसका 1/6 होती है। क्या पूरे पृथ्वी पर, पूरी अर्थ सरफेस पे 9.8 ही रहती है? नहीं। टुवार्ड्स द पोल्स, ध्रुव की ओर जाओगे बढ़ेगी। टुवार्ड्स द इक्वेटर, विषुवत रेखा की ओर आओगे घटेगी। टुवार्ड्स द एटमॉस्फेयर, माउंटेन, ऊपर जाओगे तो हर जगह घटेगी। ऐसे याद रखो, एक ही जगह बढ़ेगी, टुवार्ड्स द पोल्स, चाहे वो दक्षिण ध्रुव हो चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो। और यहीं से सवाल बनते हैं लिफ्ट के सवाल। किसके सवाल? लिफ्ट में कभी महसूस किया है कुछ कुछ? क्या महसूस किया है? कुछ कुछ ऐसा वाला झूला झूले हो कभी? कब मजा आता है? एक तो तेज तेज घूमे और एक ऊपर से कब नीचे। ऐसा क्या होता है उसमें? बॉडी के अंदर कोई खापी केमिकल तो रिएक्शन हो नहीं रही, फिर बॉडी में वाइब्रेशंस क्यों होते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द वेट। अपना जो भार, अपन बोलते हैं ना मैं 80 किलोग्राम का हूं, तो ये 80 किलोग्राम आपका वेट नहीं है, आपका द्रव्यमान है, मास है। वेट कब होगा? जब 80 में कितने का गुना करोगे मल्टीप्लाई? लगभग 10, 9.8 का। अब ये वेट घटेगा बढ़ेगा, नीचे की तरफ आओगे तो घट रहा है, ऊपर जाओगे तो अब आप महसूस करना झूले में जब आप ऊपर जाते हो या लिफ्ट में तेज गति से जाती हुई ऊपर लिफ्ट में जाओगे विद द एक्सीलरेटेड, त्वरित गति के साथ, तो आपको ऐसा लगे बारी बारी सी हवा सी भर गई हो। और जैसे ही नीचे आते हैं, अगर मान लो रस्सी टूट जाए किसी चीज की, दर 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 धड़ाक, तो ऐसा लगता है कि शरीर में वजन था ही नहीं, तो रुई के गोले से हो गए हम। कारण इस ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी घटती बढ़ती है, चेंजेस। तो आप 80 किलोग्राम के हो तो चंद्रमा पर चल जाओगे तब भी 80 kg के रहोगे, लेकिन आपका वेट क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा। और वहां घटेगा क्यों? क्योंकि यहां पर 9.8 है जी, वहां कितना रहेगा? 6 का भाग लगा दो, 1.63 अप्रोक्स आता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट, ग्रेविटी, पेंडुलम, घड़ी से सवाल आ जाते हैं। कभी सुना है पेंडुलम क्लॉक? क्या होती है ये? अब तो हट गई रिसेंटली, पहले जमाने में चलती थी ना, टन टन। अभी भी कई जगह घंटा घर बने हुए हैं इसके नाम से शहरों में। ये मार्केट से हट गई, कारण गर्मियों में स्लो, सर्दियां आती फास्ट, बार बार हर दिन टाइम चेंज करते रहो इसका। क्यों? ये डिपेंड करती थी उस पेंडुलम की लेंथ पे और इस ग्रेविटी पे, इसके कारण। अभी जो नॉर्मल, जो नॉन पेंडुलम वाली हैं वो सेल से चलती हैं, उन पे इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो पेंडुलम से सवाल आ जाते हैं। फिर आपके वेव्स, तरंग, और तरंग में दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्वनि और प्रकाश। वेव, ये आ गया अपना लाइट, ऑप्टिक, और ये आ गई अपनी साउंड। सबसे बड़ा चैप्टर मान के चलो आप प्रकाश। प्रकाश में आपको दर्पण, मिरर्स पढ़ने होंगे। कॉनकेव मतलब अवतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। इनके यूज, उपयोग पूछ लेता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, शेविंग मिरर्स कौन से होते हैं? अवतल या उत्तल? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण कौन से होते हैं? बहुत बेसिक सवाल पूछा, कई बार आया हुआ है, फ्रिक्वेंटली रिपीटेटिव क्वेश्चन। अवतल। दाढ़ी बनाने में तो वैसे तो नॉर्मली समतल प्लेन ही यूज करते हैं घर का, लेकिन आंसर अवतल बनता है। क्यों? दाढ़ी
रोम रोम आपको देखना है तो बड़ा इमेज चाहिए आपको, और लार्ज इमेज जो बनता है एनलार्ज, वो कॉनकेव मिरर से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर? अवतल, क्योंकि बड़े इमेज के साथ साथ फोकस्ड एट द सेंटर, सारी रेस को जो रिफ्लेक्टेड होकर आएंगी परावर्तित, उनको केंद्रित करेगा। उत्तल लगा दिया तो आसपास की चीज बढ़िया दिखेगी, रोड नहीं दिखेगा, सारी लाइटों को क्या करेगा वो? फैला देगा, है कि नहीं? तो यहां पर दर्पण, तो ये तो हो गए मिरर, प्लस लेंस, दूरबीन में, टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर में, डेंटिस्ट कौन सा लेंस यूज करेगा, और जो मैं बता रहा था आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष चश्मों में कौन सा लेंस यूज होगा। दो बातें तो ये प्रकाश में इंपॉर्टेंट है जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। या फिर आता है प्रॉपर्टी, प्रकाश कितने कलर से मिलकर, हाउ मेनी कलर्स इन अ व्हाइट लाइट, कितने कलर्स होते हैं प्रकाश में? रंग 7। मिडिल कलर कौन सा है? ध्यान रखना, कई बार रेट लग चुकी। मिडिल कलर कौन सा है? रीजनिंग मत लगा देना सर, दाएं से 3 गए, बाएं से 3 गए, बीच में बता जी ग्रीन, नहीं, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य पर। इसका आंसर जाता है येलो, वाई। स्पीड कितनी होती है लाइट की इन द एयर और वैक्यूम, निर्वात और हवा में? प्रकाश की चाल 10 पावर 8, वेरी गुड, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड आप चुटकी बजाओ बस, और ये 3 लाख किलोमीटर, ये आप फैलाओगे 3 लाख आता है, 3 लाख किलोमीटर आता है यूं, और वो 3 लाख पहुंच गया, तुमने तो किया यूं और वो पहुंच गया 3 लाख, इतना। फिर बात बचती है प्रकाश में इंसिडेंट्स, घटनाओं की। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? कौन सी घटना? परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन, स्कैटरिंग? कौन सी घटना? सारी प्रकाश की किरणें मेरे शरीर से टकरा के वापस आपके पास जा रही हैं। अगर ये रे ऑफ लाइट अगर मुझे भेद के पेनिट्रेट करके निकल जाती तो मैं आपको दिखाई, तभी तो भूत आत्मा दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि भेदे किसको? शरीर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का होना। साइंस का मतलब ऑब्जेक्ट है ना। पानी में पड़ा हुआ कॉइन, सिक्का अपवार्ड मूव मतलब दिखता है, कौन सी घटना? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। पानी में रखी हुई पेंसिल, अपवर्तन। अभी सवाल आया था, चंद्रमा जो मून है या सूरज को ले लो, जैसे सनराइज हो गया, एक्चुअल में हुआ नहीं है, फिर भी 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है। सनसेट हो गया, एक्चुअल में ओरिजिन से नीचे सन जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट उसका 2 मिनट के लिए दिखाई देता है। कौन सी घटना? प्रकाश की। विच इंसिडेंट ऑफ लाइट रिप्रेजेंट्स दिस स्टेटमेंट? नो, यही रिफ्रैक्शन, बस वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है, वायुमंडलीय। स्कैटरिंग की जब भी बात करें तो रंग पकड़ लेना, आसमान का रंग नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, सुबह शाम सूरज का दिखना क्या? लाल। जब भी एक रंग की बात करें, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की घटना हो जाती है। और हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले ये अपवर्तन परावर्तन में चलता था जब तक इस घटना की खोज नहीं हुई थी। इसमें दोनों घटना होती हैं, पहले अपवर्तन फिर परावर्तन, इसलिए बोल दिया पूर्ण आंतरिक, मतलब अपवर्तन हो गया फिर परावर्तन हो गया। हीरे का चमकना, मृग मरीच का, मिराज का बनना ना, रेगिस्तान में। अपनी को देख लो, अब रोड पे अपन चल रहे हैं, बढ़िया चमचमाती रोड पे, अचानक से ब्रेक लगा देते गाड़ी का, ऐसा लगता है सामने बढ़िया सा पानी भरा हुआ है। क्या वाकई में पानी भरा होता है? नहीं। ऐसी सारी घटनाएं। और सेम पार्ट जाता है किसमें? ध्वनि। अब जैसे ये तो लाइट की स्पीड थी, ध्वनि की चाल कितनी होती है साउंड की? 5 मिनट और लूंगा आपके, 2 मिनट और लूंगा। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अब आप सोचो, ये बेचारी आधा किलोमीटर भी नहीं जा रही और ये बेचारी 3 लाख किलोमीटर चली गई, तो इन दोनों का पर्सपेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। कभी आपने गौर किया होगा कि आसमान में बिजली कड़की, बिजली दिख पहले गई, उसकी आवाज कुछ समय बाद आती है, कारण वो तो 3 लाख चलेगा, ये बेचारी मडराती हुई आएगी 330 मीटर। 328 से लेकर और 334 तक के सारे आंकड़े सही हैं,
डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो हमेशा 332 मीटर पर सेकंड को करेक्ट आंसर मानती है, लेकिन इसमें करेक्ट अनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं देगा कि 328, 330, 332, वो डिफरेंस ज्यादा देता है, नहीं तो रेट लग जाएगी। सब बुक्स में अलग अलग दे रखा है, पर 328 से 334 सारे आंकड़े सही है। और एक चैप्टर इसमें और आता है अपना, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी में एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर किस पर काम करेगा। सबसे ज्यादा सवाल फ्यूज तार से आते हैं, अभी भी आया था। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी पूछ लेता है। चलो बताओ, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए कि लो? गलनांक बिंदु क्या होना चाहिए फ्यूज तार का? अरे हाई अगर होगा तो गलेगा कैसे, और गलेगा कैसे तो हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी को घर में आने से रोकेगा कैसे? सिंपल सा पंडा, तो जल्दी गलना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध क्या है? अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट, धारा का विरोध। अब धारा का अगर विरोध नहीं करेगा तो ज्यादा धारा आ जाएगी घर में, करंट। तो धारा का विरोध करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? हाई। तो हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब कहीं पर दोनों लो लिख रखे होते हैं, कहीं पर दोनों हाई लिख रखे होते हैं। अब फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है ना? एसीडीसी क्या होती है? प्रतिरोध का मात्रक पूछा था अभी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपने बताया तो सही था, पर इसको म्यू नहीं कहते, इसको ओम कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। तो ऐसे यूनिट्स पूछ लेता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की जो यूनिट है वो ओम होती है। अगर प्रतिरोधकता पूछ ले, रजिस्टिविटी, तो इसमें मीटर जुड़ जाता है, ओम मीटर। ऐसी सारी बातें। तो ये आपकी फिजिक्स थी। अब केमिस्ट्री का ब्रीफ बाद में दे दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से अपन शुरू करेंगे। चॉइस आपकी है, बायोलॉजी पहले पढ़ोगे आप, फिजिक्स या केमिस्ट्री। बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा रहता है, मैं भी हमेशा यही कहता हूं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है।